Now let's see another section 200A. This is processing of the quarterly statements that you have submitted. तो इसको प्रोसेस करने का मतलब है चेक करना कि आपके स्टेटमेंट सही है कि गलत है. तो वो कैसे होगा देखो. It says that where the statement of tax deduction is source or a correction statement, the original या फिर correction statement has been made by a deductor under section 200, such statement shall be processed in the following manner, namely, the sums deductible under this chapter shall be computed after making the following adjustments, namely, arithmetical error in the statement or an incorrect claim apparent from any information in the statement. एक तो arithmetical errors जो है उसको adjust करेंगे और incorrect claim अगर कोई किया है तो उसको adjust करेंगे और फिर sum deductible recalculate करेंगे. हो सकता है कि हमने टैक्स डिडक्शन बराबर ना किया हो ड्यू टू सम एरिथमेटिकल एरर्स, तो उसको करेक्ट किया जाएगा. अब ये इनकरेक्ट क्लेम में क्या आएगा देखो. एरिथमेटिकल एरर तो समझ में आता है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, बट व्हाट डू यू मीन बाय इनकरेक्ट क्लेम, तो वो नीचे दिया है देखो एक्सप्लेनेशन में. इनकरेक्ट क्लेम अपरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन इन दिस स्टेटमेंट शैल मीन अ क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ एन एंट्री इन द स्टेटमेंट of an item which is inconsistent with another entry of the same or other item in such statement. यानी inconsistencies. रिटर्न में एक जगह हमने कुछ लिखा है, दूसरी जगह उसी बारे में कुछ और लिखा है, इनकंसिस्टेंसी है, तो उसको करेक्ट करेगा. एंड सेकेंडली इन रिस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ डिडक्शन, ये मेन है, रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्सेस सोर्स वेयर सच रेट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. एक्ट कहता है 20% से काटो, जैसे कि वो नॉन पैन के केस में सामने वाले ने पैन डिस्क्लोज नहीं किया तो अपने को कितने रेट से काटना है 20, लेकिन हमने उसका नॉर्मल रेट से काट दिया है 10% से, तो वो गलती. तो रेट इज द मेन क्वेश्चन हियर. तो हमने रेट गलत लिया है, तो या तो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन मिस्टेक्स है या फिर रेट गलत लगा दिया है बेसिकली. तो दो सिचुएशन में आपका जो स्टेटमेंट है उसको करेक्ट किया जाएगा. फिर क्या होगा कि इंटरेस्ट इफ एनी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम्स डिडक्टिबल एज कंप्यूटेड इन द स्टेटमेंट. इंटरेस्ट कैलकुलेशन रीकैलकुलेशन होगा. इंटरेस्ट जो अभी अपन देखेंगे इसके बाद 2011 के अंदर कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं फॉर लेट पेमेंट एंड लेट, इसके लिए लेट डिडक्शन या लेट पेमेंट के लिए, तो उसका रिकैलकुलेशन होगा. फिर फी if any shall be computed in accordance with section 234E. 234E अपन देखेंगे बाद में. एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट जो देखेंगे ना चैप्टर, उसमें देखेंगे फी लगती है 234E के अंदर फॉर लेट फाइलिंग ऑफ TDS रिटर्न्स, तो उसका रिकैलकुलेशन होगा. देन द सम पेएबल बाय और द अमाउंट रिफंड पेएबल बाय और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू द डिडक्टर शैल बी डिटरमिन्ड आफ्टर मेकिंग ऑल दीज एडजस्टमेंट्स. तो ये एडजस्टमेंट करने से अब दो चीज़ें होगी, या तो टैक्स डिडक्टिबल बढ़ेगा या टैक्स डिडक्टिबल कम हो जाएगा. अगर बढ़ा तो आप पे डिमांड नोटिस आएगा, अगर कम हो गया तो रिफंड आएगा. ज़्यादा काट लिए तो रिफंड आएगा. तो उसमें लिखा है देखो, रिफंड ड्यू टू द डिडक्टर शैल बी डिटरमिन्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट कंप्यूटेड इन क्लॉज बी और सी अगेंस्ट एनी अमाउंट पेड अंडर सेक्शन 200 और 201 और 234E. जो आपने वॉलंटरीली जो पेमेंट किया था, 200 यानी टैक्स का अमाउंट, 201 यानी इंटरेस्ट का अमाउंट, 234E यानी फी का अमाउंट. तो जो आपने भरा था और जो अब रिकैलकुलेट हुआ, दोनों को रिकनसाइल करेंगे और रिकनसिलिएशन से दो बातें होगी, या तो ज़्यादा भरने का है या ज़्यादा भर दिया है तो रिफंड लेने का है. एंड एनी अमाउंट अदर पेड अदरवाइज बाई वे ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट और फी. तो जो भी आप पेमेंट कर चुके हो उसको एडजस्ट करेंगे. देन इंटीमेशन शैल बी प्रिपेयर्ड और जनरेटेड एंड सेंड टू द डिडक्टर स्पेसिफाइंग द अमाउंट डिटरमिन्ड टू बी पेएबल बाय और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम. ये उसको इंटीमेशन भेजेंगे. इलेक्ट्रॉनिक इंटीमेशन रहता है तो ईमेल से भी आता है आजकल, फिजिकल कॉपी भी आएगा बाद में, लेकिन पहले ईमेल से आता है. एंड द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू
to the deductor in pursuance of determination under D shall be granted to the deductor. अगर रिफंड ड्यू निकल रहा है तो इंटीमेशन भी भेजेंगे और साथ में उसको रिफंड का चेक भी दे देंगे, या उसका बैंक अकाउंट अगर ऑलरेडी अटैच्ड है तो बैंक में क्रेडिट कर देंगे. Such intimation can be sent within 1 year from the end of the financial year in which the quarterly statement is filed. यानी जिस साल में तुम्हारा क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल हुआ है, जिस साल का है उससे मतलब नहीं है, जिस साल में फाइल हुआ है उसके बाद 1 साल, 1 year from the end of the financial year in which the statement is filed. जैसे कि 1 साल का लास्ट वाला जो रिटर्न है वो तो अगले साल में जाएगा ना, मई के पहले पहले, तो वो फिर वहां वो साल उसका माना जाएगा. यानी ये साल है जिसका लास्ट क्वार्टर का स्टेटमेंट अपन ने अगले साल में भरा, फाइलिंग तो यहां किया अगले साल में, तो ये जो साल है जिसमें फाइल हुआ इसके बाद एक और साल मिलेगा फॉर दिस स्क्रूटिनी एंड चेंजेस टू बी मेड. तो इस तरह से है, ये सिंपल सेक्शन है. फिर आगे चलते हैं सेक्शन 201. 201 क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेल्यूर टू डिडक्ट और पे टैक्स एट सोर्स. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेल्यूर टू डिडक्ट और पे, या तो हमने डिडक्ट नहीं किया और पे भी नहीं किया, या फिर डिडक्ट कर लिया है और पे नहीं किया, तो अब क्या होगा देखो. सबसे पहला पॉइंट तो यह है सबसेक्शन 1 में कि असेसी को माना जाएगा असेसी इन डिफॉल्ट. आपको क्या मान लिया जाएगा? असेसी इन डिफॉल्ट. तो ये एक पदवी की तरह है जो आपको मिलती है, और ये मिलने के बाद ही आपसे रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो सकते हैं. इसलिए पहले पदवी देना जरूरी है. ये तमगा यानी कि मेडल यानी कि ये नाम तुमको देना जरूरी है, असेसी इन डिफॉल्ट. तो कौन से केस में तुमको असेसी इन डिफॉल्ट की पदवी मिलेगी? लेट्स सी. यानी चोर की भी तो पदवी होती ना. जब तक चोर को चोर अपन नहीं बोलेंगे तब तक पुलिस उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता. तो चोर को चोर बोलना पहले जरूरी है ना. तो वैसे ही है असेसी इन डिफॉल्ट यानी टैक्स चोर. तो कब आपको मानेंगे? देखो, वेयर अ पर्सन इंक्लूडिंग प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो उसमें जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है उसको भी असेसी इन डिफॉल्ट मानते हैं. Who is required to deduct tax, or being an employer who has opted for payment of tax under 192(1)(a) यानी वो perquisite वाला, does not deduct or pay, or does not pay. does not deduct or pay और does not pay का अलग अलग क्यों लिखा है? या तो आपने काटा ही नहीं तो भरा भी नहीं, या काट लिया है लेकिन भरा नहीं. काटा नहीं भरा नहीं, काटेंगे नहीं तो भरेंगे भी नहीं. सो डज नॉट डिडक्ट एंड पे, या फिर डज नॉट पे यानी डिडक्ट कर लिया है लेकिन पे नहीं करता. तो फिर क्या होगा? देखो, द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स एज रिक्वायर्ड, यानी या तो पूरा ही पे नहीं कर रहा या पार्ट पे कर दिया, पार्ट नहीं कर रहा. देन such person shall be deemed to be assessee in default in respect of such tax. Which tax? Which has not been paid. Such order can be passed any time before the expiry of 7 years from the end of the financial year in which the payment is made or credit is given. Credit is given और payment is made का मतलब जहां पे आपको TDS काटना चाहिए था जब TDS डिडक्टिबल हुआ. कहीं कहीं पर अपन पेमेंट देखते हैं, कहीं कहीं पे क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर देखते हैं. तो वो जो भी है, जो भी डिडक्टिबल का डेट था, TDS वाज डिडक्टिबल, ठीक है, वो जिस फाइनेंशियल ईयर में था उसके आगे 5 साल. तो अगर ये अपना फाइनेंशियल ईयर है जिसमें टैक्स डिडक्टिबल है, तो इसके आगे 7 इयर्स का टाइम है. 7 साल के अंदर कभी भी तुमको असेसी इन डिफॉल्ट माना जा सकता है. तो जरूरी नहीं कि आज ही पकड़े जाओ, अगले 3 साल 4 साल 5 साल बाद भी पकड़े गए और तुम्हारा केस रीओपन हुआ, देखा गया कि तुमको TDS काटना चाहिए था और तुमने नहीं काटा, या काटा है लेकिन गवर्नमेंट को नहीं भरा, तो तुमको क्या माना जाएगा? असेसी इन डिफॉल्ट.
फिर एक्सेप्शन में लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट। पेयर को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे कब? जब पेई जो है बेचारा, जिसको हमने पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा। अब मेरा काम था टीडीएस काटने का, मैंने नहीं काटा तो मैं तो असेसी इन डिफॉल्ट हो गया। लेकिन जो पेई है, जिसको मैंने पेमेंट दिया, उस बेचारे ने अपना रिटर्न ऑफ इनकम भरा है और उस रिटर्न ऑफ इनकम में ये वाली इनकम को भी लिया है, उस पे टैक्स भी भरा है और उसके सीए ने हमको सर्टिफिकेट इशू किया कि उस पेई ने टैक्स भर दिया है और रिटर्न भी फाइल कर दिया है और इस इनकम को शो भी कर दिया है। तो फिर हम गरीब इंसान, गुनहगार इंसान को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम हो गया ना। गवर्नमेंट को टैक्स रिकवरी से मतलब है, मेरे को असेसी इन डिफॉल्ट मान के क्या करेंगे? डंडे ही मारेंगे? अरे नहीं, टैक्स का वसूली चाहिए ना। तो अगर मैंने नहीं काटा लेकिन पेई ने भर दिया तो फिर मेरा गुनाह गुनाह नहीं रहा ना, गवर्नमेंट का काम हो गया, गवर्नमेंट को टैक्स वसूली हो गई, दैट्स इट। तो यही एक्सेप्शन हमने वहां भी देखा था सेक्शन 40 क्लॉज ए के अंदर, कि मेरे को डिसअलाउंस भी नहीं होगा, याद है ना। हमने रेसिडेंट लोगों को पे किया विदाउट टीडीएस तो 30% डिसअलाउ होता है, लेकिन अगर उसने भर दिया रिटर्न और उसमें इनकम को शो करके टैक्स पे कर दिया है तो हमारा 30% डिसअलाउ नहीं होता, याद है। तो वही है, सेम एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, आई विल नॉट बी डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। तो वो है, देखो, वेयर द पेई इज अ रेसिडेंट पर्सन, पेई रेसिडेंट है आप, हु हैज फर्निश्ड हिज रिटर्न, हैज टेकन इनटू अकाउंट सच इनकम एंड हैज पेड द टैक्स। आपने रिटर्न भरा है, इस अमाउंट को इनकम माना है और उस पर टैक्स भर दिया है और आपका सीए से सर्टिफिकेट लेके आपने मेरे को दे दिया है रिगार्डिंग दिस पेमेंट ऑफ टैक्स, तो फिर मुझे असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद एक छोटा सा केस है कि वेयर द असेसी फेल्स टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 194B इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग्स which are wholly in kind, can he be deemed to be assessee in default under 201? जहां विनिंग इन काइंड होता है, आप कार जीत गए, मैंने एक स्कीम रखा था मोटर कार की कि जो भी लकी ड्रॉ में जीतेगा उसको मोटर कार देंगे, आप जीत गए तो मैं आपको मर्सिडीज बेंज देता हूं। तो उस केस में मैंने आपका टीडीएस काटना चाहिए, हमने देखा कि टीडीएस काटना चाहिए, उससे पैसे लेकर के भरना पड़ता है गवर्नमेंट को, है ना। आई विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम द रिसीवर ऑफ द गिफ्ट या विनर ऑफ द लॉटरी एंड अगेंस्ट दैट देन आई विल डिलीवर द कार टू हिम। तो उससे पैसे लूंगा टीडीएस के और कार उसको दे दूंगा और जो पैसे लूंगा गवर्नमेंट को भर दूंगा। इस तरह से उसको करना पड़ता है, लेकिन मैं करना भूल गया, मैंने उसको कार दे दिया और टीडीएस गवर्नमेंट को नहीं भरा, तो क्या मुझे असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा? तो देखो क्या कहता है, कर्नाटका हाई कोर्ट का केस है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का, कि combined reading of section 194B and 201 shows that if such person fails to deduct the whole or part of the tax or after deducting fails to pay the tax under the act, then such person shall without prejudice to other consequences which he may incur be deemed to be an assessee in default in respect of such tax. The provisions contained in these sections do not cast any duty to deduct tax at source when the winnings are wholly in kind. If the winnings are wholly in kind, as a matter of fact, there cannot be any deduction of tax at source. उसमें डिडक्शन कैसे होगा? पहले तो लिखा है कि अगर आप टीडीएस नहीं काटोगे तो आपको डिफॉल्ट में माना जाता है, दैट्स ट्रू। लेकिन जहां विनिंग इन काइंड होता है वहां टीडीएस थोड़ी काटना पड़ता है, वहां तो कलेक्ट करना पड़ता है। अब भी मैंने कहा ना आपसे, आप कार जीत गए मर्सिडीज बेंज, तो मैं आपसे 30% अमाउंट कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता हूं, मैं काटता थोड़ी हूं। टीडीएस का तो रिक्वायरमेंट ही नहीं उसमें, तो इट्स अ फॉर्मेलिटी दैट यू हैव टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द रिसीवर ऑफ द विनर एंड पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है, पे करना है, लेकिन टीडीएस थोड़ी है वो। तो इसे कोर्ट क्या कहते हैं, देखो, if the winnings are wholly in kind, as a matter of fact, there cannot be any deduction of tax at source. The word deduction employed in this provision postulates a reduction or subtraction of an amount from the gross sum to be paid and payment of the net amount.
where the winnings are wholly in kind. The question of deduction of any sum therefrom does not arise. डिडक्शन तो आता ही नहीं, काटने का थोड़ी है, उसमें तो कलेक्ट करने का है. And in that eventuality, the only responsibility as cast under section 194B is to ensure that tax is paid by the winner of the prize before the prize is given to him. The High Court held that proceedings under 201 cannot be initiated against the assessee. यानी यहाँ पर assessee in default नहीं माना जाएगा. No assessee in default. क्योंकि उसमें काटना तो ही नहीं ना, वहां तो सिर्फ अपने को ये देखना है कि उसका टैक्स भर दो, तो इसलिए कलेक्ट करते हम और गवर्नमेंट को पे कर देते. इंटरेस्टिंग केस. फिर आते बहुत इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टिंग है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो. यह है इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर डिले इन डिडक्शन और डिले इन पेमेंट. इसमें दो कॉन्सिक्वेंसेस है, दो तरह के मिसचीफ्स है. एक कि आपने टीडीएस काटा ही नहीं और बाद में काटोगे कभी तो भी, अगले पेमेंट में से या 4-5 साल बाद काटोगे. और दूसरा पॉइंट कि काट लिया था, गवर्नमेंट को भरना भूल गए और भरने में डिफॉल्ट किया, फिर अपन ने डिले करके भरे. तो डिलेड डिडक्शन या डिलेड पेमेंट, दो सिचुएशन आ सकती है. तो दोनों में इंटरेस्ट क्या लगेगा, लेट्स सी. इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है. लेट्स सी. इफ एनी सच पर्सन डज नॉट डिडक्ट द होल और पार्ट ऑफ द टैक्स, डज नॉट डिडक्ट, ये पहला पॉइंट है, डज नॉट डिडक्ट, और आफ्टर डिडक्टिंग फेल्स टू पे, ये दूसरा डिफॉल्ट है, फेल्स टू पे the tax as required by or under this act, he shall be liable to pay simple interest. देखो अब इंटरेस्ट कितना, देखो at 1% for every month or part of a month, 1% per month or part, यानी 3 दिन का डिले है तो भी 1%, 1 महीने तक है तो भी 1%, 1 महीने 3 दिन हो गए तो 2% हो जाएगा, तो उसको कहते हैं 1 month और पार्ट. On the amount of such tax from the date on which, अब देखो date on which such tax was deductible to the date on which the tax is deducted, deductible to deducted, ये पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा. डिडक्टिबल टू डिडक्टेड. और डिडक्टिबल क्या रहता है, बहुत जगह तो पेमेंट रहता है, बहुत जगह पे रहता है क्रेडिट और पेमेंट, विच एवर इज लेस आई मीन टू से अर्लियर. तो वो जो था विच एवर इज अर्लियर, जहां पे आपको काटना चाहिए था और आपने नहीं काटा, और फिर क्या हुआ 2-3 महीने बाद हमने काटा 1 दिन, तो ये जो गैप है इस पे अपने को इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट. लेकिन फिर उसमें प्रोविजो दिया है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन इज नॉट डीम्ड टू बी असेसिंग डिफॉल्ट, इज नॉट डीम्ड टू बी असेसिंग डिफॉल्ट अंडर द प्रोविजो टू सबसेक्शन 1. यानी कौन सा केस, यानी वो केस जहां पेई ने जाके टैक्स भर दिया और हम बच गए, वी आर नॉट कंसिडर्ड एज असेसिंग डिफॉल्ट. The interest shall be payable from the date on which such tax was deductible to the date of furnishing of return by the resident payee. जब उसने रिटर्न भरा वहां तक का इंटरेस्ट लगेगा. तो डिडक्टिबल टू डिडक्टेड नॉर्मल लगता है, लेकिन जहां सामने वाले ने भर दिया है तो फिर हम डिडक्ट नहीं करेंगे ना बाद में, तो फिर उसने जब रिटर्न भरा वहां तक, यानी हमारे डिडक्टिबल से लेके उसने जब रिटर्न भरा वहां तक इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है. इस पे पहले एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फिर सेकंड पॉइंट देखेंगे. तो इस पे एग्जांपल क्या है, देखो डिडक्टिबल का डेट है 13th मई, ठीक है, वर्ड्स में लिख देता हूं, 13th मई को डिडक्ट करना चाहिए था. यहां पे आया था क्रेडिट और
पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, या जहां पे सिर्फ पेमेंट देखते हैं वहां पेमेंट देखो, जैसे सैलरी में पेमेंट का डेट देखते हैं। कुछ कुछ सेक्शन है जहां पेमेंट पे काटना है, कुछ कुछ सेक्शंस में क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे काटना है। तो वो जो भी है उसको कहते हैं डिडक्टिबल। यहां से फिर मैंने डिडक्ट तो किया नहीं, फिर मैंने डिडक्ट कब किया, जा करके 16 जून को मैंने डिडक्ट किया, डिडक्टेड। तो ये 13 मई से लेकर के 16 जून, अब नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करो। तो 13 मई से 12 जून, अरे मई और जून ही किया गया क्या, अच्छा चलो ठीक है, काफी। 13 मई से 12 जून ऐसे करस्पॉन्डिंग डेट्स अपन देखते हैं, वो एक महीना होगा। तो 13 मई से समझो 12 जून एक महीना हुआ, और फिर 13 जून से 16 जून पार्ट ऑफ द मंथ हुआ। तो एक महीना पूरा और कुछ दिन ऐसे है। देखो मंथ कैसे काउंट करते, देखो मंथ यानी ये मई हो गया, ये जून हो गया, ऐसे नहीं। जहां भी डिडक्टिबल होता है तो उससे करस्पॉन्डिंग डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, नहीं एक दिन पहले। 13 मई से 12 जून ये एक मंथ हुआ। देखो फर्स्ट मंथ कहां हुआ, 13 मई टू 12 जून। और फिर सेकेंड मंथ जो होगा वो पार्टी चाहेंगे इस केस में, 13 जून टू 16 जून, क्योंकि 16 जून को अपन ने काट लिया है, तो पार्ट ऑफ द मंथ है। तो 1 फुल मंथ एंड 1 पार्ट, तो दिस विल बी कॉल्ड एज 2 मंथ्स। 2 महीने गिन लेंगे। तो इधर इंटरेस्ट लग जाएगा 1% इंटू 2 मंथ्स, 1% पर मंथ इंटू 2 मंथ्स का इंटरेस्ट लग जाएगा, यानी 2% इन शॉर्ट। तो जितना भी अमाउंट डिडक्टिबल था उस पर 2% से इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा। ओके। और अगर ये मान लो कि 12 जून के पहले हो जाता, अगर 10 जून को हम काट लेते तो फिर एक ही महीने का इंटरेस्ट आता। 13 मई टू 10 जून यानी एक ही महीना होता। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं। दूसरा ऐसा है कि ये प्रीवियस ईयर था जिसमें डिडक्टिबल था 15 अगस्त, और अगले साल सामने वाले ने पेई ने रिटर्न भरा। कब भरा, 28 जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर को उसने रिटर्न भरा। और उसमें उसने टैक्स वैक्स पे कर दिया, टैक्स पेड ऑन दिस इनकम। उसने इनकम को शो भी किया और टैक्स भर भी दिया। तो अपने को जो पेयर है, पेयर को अपन असेसिंग डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, है ना। यानी असेसिंग डिफॉल्ट से तो बच जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट से नहीं बचेगा। इंटरेस्ट तो उसको देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कहां से कहां निकालेंगे पेयर के हाथ में, ये 15 अगस्त से निकालेंगे अगले साल का 28 जुलाई, यानी पूरे 12 महीने ही हो गए समझ लो, है ना। 15 अगस्त से अगले साल के 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई तक 11, और फिर जो जुलाई से इधर तो एक महीना, तो 12 महीने हो ही गए, 12 मंथ्स, 11 मंथ्स कंप्लीट है और एक महीना पार्ट है। तो 11 महीने और कुछ दिन क्या मान लिए जाएंगे, 12 महीने। तो ये 12 महीने का इंटरेस्ट इसको लग जाएगा 1% फॉर 12 मंथ्स। 1% पर मंथ फॉर 12 मंथ्स इज इक्वल टू 12%। तो जितना टीडीएस काटने का था और हमने नहीं काटा, उस पर 12% से इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। किसने, पेयर ने। हालांकि उसको असेसिंग डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि पेई ने रिटर्न भर दिया है, टैक्स पेमेंट कर दिया है। इसको टीडीएस भी नहीं काटना, इसको टीडीएस भी नहीं काटना, इसको असेसिंग डिफॉल्ट भी नहीं मानेंगे, लेकिन इंटरेस्ट भरना पड़ेगा जा करके। सो ही हैज टू स्टिल पे द इंटरेस्ट। याद रहेगा, वेरी गुड। चलो वापस आओ। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। फिर चलते हैं सेकेंड पॉइंट में।
सेकेंड पॉइंट में है 1.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, 1.5%, 1.5% इंटरेस्ट लगेगा। कौन से केस में? ऑन द अमाउंट ऑफ सच टैक्स फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वॉज डिडक्टेड टू द डेट ऑन विच सच टैक्स इज एक्चुअली पेड। डिडक्टेड टू पेड, तो ये कहाँ केस, कौन से केस में लगेगा? वेयर देयर इज अ डिले इन पेमेंट। तो 1 is delay in deduction and 2 is delay in payment। तो डिडक्ट नहीं करोगे तो इंटरेस्ट कम है, 1% है। डिडक्शन में डिले किया तो 1%, और डिडक्ट कर लिया, पैसा आ गया अपने पास और अपन ने जेब में डाल दिया, उसको ऐश कर रहे अपन और गवर्नमेंट को नहीं भर रहे, तो गवर्नमेंट ज्यादा नाराज होता है इस केस में। गवर्नमेंट साला तुमने डिडक्ट किया और हमको पे नहीं किया, इन तुम खा गए पैसा बीच में बहुत बुरी बात है, तुमको 1.5% इंटरेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ इंटरेस्ट ज्यादा है, 1.5% पर मंथ और पार्ट। कहां से कहां तक? डिडक्शन से लेकर के एक्चुअल पेमेंट तक। तो देखो इसका भी एग्जांपल लेता हूं। हमने टैक्स डिडक्टेड कब? 16 नवंबर। 16 नवंबर को अगर है तो इसका ड्यू डेट क्या रहेगा? 7 दिसंबर। 7 दिसंबर इज द नॉर्मल ड्यू डेट, है ना, 7 दिन, अगले महीने के 7 दिन में तो अपने को भरने का है। तो अगर मैं इसको पे कर देता हूं, पेड ऑन 6 दिसंबर, तो ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट इज एनीवेज 7 days ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी 7 दिसंबर का तो ड्यू डेट है। यहां से अगर ये नवंबर मंथ में काटा है तो इसका ड्यू डेट क्या होता है? 7 दिसंबर, और हमने उसके पहले भर दिया, तो इंटरेस्ट लगेगा क्या? नहीं, नो इंटरेस्ट। देयर इज नो डिले, देयर इज नो इंटरेस्ट। मगर टैक्स डिडक्शन अगर है 16 नवंबर को, ये नवंबर मंथ है, 16 नवंबर में डिडक्शन, ये उसका ड्यू डेट 7 दिसंबर, लेकिन आपने पे किया, कब किया? 23 फरवरी, 23 फरवरी को पेमेंट किया। तो अब इंटरेस्ट कहां से लगेगा? 7 दिसंबर से लगेगा क्या? जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट तक तो हम पे कर सकते हैं, देखो ड्यू डेट के पहले कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगता, तो ड्यू डेट तक तो मैंने पे नहीं किया, तो अब इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट कहां से लगेगा? ड्यू डेट से लेके 23 फरवरी तक लगाएंगे? नहीं, इंटरेस्ट लगाना है डिडक्टेड टू पेड। तो अगर आप 7 तारीख के पहले भरोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर 8 को भी भरा, एक दिन भी बाद भरा, तो इंटरेस्ट 7 से 8 यानी एक दिन का नहीं लगेगा, ये यहां से लगेगा 16 नवंबर से इधर लगेगा। सो इंटरेस्ट विल बी फ्रॉम हियर टू हियर। जिस दिन टीडीएस काटा वहां से लेकर के यहां तक इंटरेस्ट लगेगा, यानी 16 नवंबर से 16 दिसंबर, 16 जनवरी, 16 फरवरी, 3 महीने कंप्लीट हो गए, और फिर कुछ 7-8 दिन फरवरी के, 16 फरवरी से 23 फरवरी, कितने होते हैं? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 दिन का और डिले, तो 3 महीने 8 दिन है। दिस पीरियड इज 3 months and 8 days, so 3 months and 8 days will become 4 months। 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 4 महीने का इंटरेस्ट कितने रेट से? 1.5% पर मंथ फॉर 4 मंथ्स इज इक्वल टू कितना? अगर टोटालिटी में निकाला जाए तो 4 यानी 6% इंटरेस्ट। तो अगर अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन मान लो कि 1 लाख रुपए है, और वो 1 लाख रुपए फिर आपने यहाँ पे किया, तो इसके साथ में इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा? 6% से, यानी टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 6,000 रुपए। तो अपने को 1,06,000 रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? फॉर लेट पेमेंट। तो लेट डिडक्शन में डिडक्टिबल से डिडक्टेड होता है,
और लेट पेमेंट में डिडक्टेड टू पेमेंट। आया समझ में? गुड। अब दोनों भी अगर एक साथ है तो क्या होगा, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग। यहां था डिडक्टिबल कब, 19 जनवरी को। डिडक्ट कब किया, 26 अप्रैल को। और पे कब किया, अच्छा 26 अप्रैल को अगर डिडक्ट किया तो 7 मई तक पे कर दो। 7 मई तक कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने कब पे किया, 21 अक्टूबर को। तो अब क्या करेंगे अपन, इंटरेस्ट निकालेंगे। देखो कैसे, पहले इंटरेस्ट निकलेगा 19 जनवरी से 26 अप्रैल, यानी 19 जनवरी से 19 फरवरी, 19 मार्च, 19 अप्रैल, 3 महीने कंप्लीट हो गए 19 अप्रैल को, और वहां से 26, तो 3 महीने और कुछ दिन, 7 दिन, 3 months and 7 days. 3 months and 7 days will be rounded off as 4 months. तो 4 months का इंटरेस्ट कितना निकालेंगे, एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। ये लेट डिडक्शन है तो 1% पर मंथ का 4 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। और फिर देखो 26 अप्रैल से 26 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 26 सितंबर तक 5 महीने हुए, और 26 सितंबर से 21 अक्टूबर पार्ट ऑफ द मंथ हुआ, यानी 5 months एंड सम डेज है। दिस इज 5 months एंड सम डेज। अब वो 26 से 21 निकालो कितने दिन होते हैं, 5 months कंप्लीट है एंड सम डेज, तो इसको मान लेंगे अपन 6 महीने, ये भी राउंड ऑफ करेंगे 6 महीने। तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट कितना निकालेंगे, 1.5% पर मंथ। तो मैं तो कहता हूं नहीं भरना ना तो डिडक्शन ही मत करो। आगे चल के पकड़े भी जाएंगे और डिडक्शन करके भर देंगे तो भी इंटरेस्ट 1% लगेगा, लेकिन डिडक्ट किया और भरा नहीं तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1.5%। And such interest shall be paid before furnishing the quarterly statements। वो तो ठीक है, जो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स अपन भरते हैं ना, तो उसके पहले अपने को जो आउटस्टैंडिंग है वो भरना भी पड़ेगा, उसके साथ इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, नहीं तो क्वार्टरली स्टेटमेंट आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा। जब तक पे नहीं करोगे तो स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट भरते वक्त देखना पड़ेगा डिले है क्या, डिले है तो टैक्स भी भरो और उसका इंटरेस्ट भी भरो, और फिर जाके स्टेटमेंट फाइल करो। तो इस तरह से है वो इंटरेस्ट। क्वेश्चन आ सकता है। देन फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग स्टेटमेंट्स, 234E कई फी भी है, देखो यहां भी दिया है, वो वहां भी दिया है, वहां भी पढ़ेंगे अपन 234E। तो 234E में कितना फी लगाया है, देखो वेयर अ पर्सन फेल्स टू डिलीवर और कॉज टू बी डिलीवर्ड अ स्टेटमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, जो स्टेटमेंट का टाइम देखा अपन ने, ये TDS और TCS दोनों में लगता है, इसे दोनों सेक्शन दिए। 203 अपन ने देखा TDS, जो वो टेबल बी देखा स्टेटमेंट भरने का, 1 महीना और क्वार्टर के बाद 1 महीना। और 206C जो है वो TCS, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, TCS में भी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स होते हैं, तो वहां भी अगर डिले किया then he shall be liable to pay a fee of rupees 200 for every day during which the failure continues। 200 रुपए पर डे के हिसाब से लगता जाएगा। 1 दिन का डिले 200 रुपए, 2 दिन का डिले 400 रुपए, ऐसे हर दिन 200 200 200 200 लगते जाएगा। And maximum fee is equal to the amount of tax deductible or collectible at source। ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के हिसाब से जो डिडक्टिबल अमाउंट था पूरा, उतनी मैक्सिमम फीस लगेंगी। नहीं तो क्या होगा कि साला ये क्वार्टर में, मान लो कि क्वार्टर में टोटल TDS का अमाउंट 400 रुपये ही था, छोटा सा ही था 400 रुपये, और अपन ने स्टेटमेंट में डिले किए हैं 11 डेज का,
तो 11 डेज इंटू 200 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2200 रुपये। यानी टैक्स तो 400 रुपये का भरना है टीडीएस, और उसमें स्टेटमेंट में डिले किया, टैक्स तो चलो भर भी दिया, स्टेटमेंट में डिले किया, तो 2200 रुपये का फीस, कोई मतलब है क्या? ओरिजिनल तो ये है बेचारा, जो गवर्नमेंट की असली इनकम है वो तो ये है। ये तो ठीक है, ये तो छड़ी के जैसा है, लेकिन असली इनकम जो है ना, तो 400 रुपये भरने के पीछे 2200 का फी भरना पड़ेगा, लेट फाइलिंग फी। नहीं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर ये 2200 आ रहा है तो इसको भी 400 पे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो लिखा है मैक्सिमम फी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल और कलेक्टेबल एंड द फी शैल बी पेड बिफोर डिलीवरिंग द स्टेटमेंट। ये फी जो है उसको भी वॉलंटरीली अपने को पे करना है बिफोर डिलीवरिंग द क्वार्टरली स्टेटमेंट्स। तो जब भी डिले तो हो ही रहा है, अब जब भी स्टेटमेंट भरने जाएंगे तो साथ में फीस भी पहले भरनी पड़ेगी, टीडीएस का अमाउंट भी भरो, फीस भी भरो और स्टेटमेंट फाइल करो। फिर उसके बाद टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर करके दिया है 203A, टैन नंबर जिसको कहते हैं अपन। एवरी डिडक्टर हैज टू ऑब्टेन अ टैन नंबर। लिखने को उसको टैन ही बोलेंगे, हालांकि कलेक्शन एट सोर्स में भी काम आएगा सेम नंबर। सो सेम नंबर अप्लाइज फॉर टीडीएस एज वेल एज टीसीएस। तो वो सिंपल है, थियरी है पढ़ने का है कि एवरी पर्सन हैज टू अप्लाई एंड ऑब्टेन अ टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है। फिर इसको कोट भी करना है, दिस नंबर हैज टू बी कोटेड इन ऑल योर चालान्स फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस टीसीएस, देन सर्टिफिकेट्स जो इशू करेंगे अपन, फिर क्वार्टरली स्टेटमेंट्स जो भरेंगे अपन, फिर जो रिटर्न्स वगैरह भरना है, एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू सच ट्रांजैक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। And the provisions of this section shall not apply to such person as may be notified by the government in this behalf. So government can exempt people, exempt persons from obtaining TAN. जैसे वो देखा था सैलरीड वाले लोग जो रेंट पे कर रहे घर का 50,000 से ऊपर, तो उनको एग्जाम किया है ना फिर गवर्नमेंट ने कि ठीक है तुम लोगों को टैन की जरूरत नहीं है। फिर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उनको टैन नंबर की जरूरत नहीं है, तो वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करते रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। देन बार अगेंस्ट डायरेक्ट डिमांड ऑन एसएससी, सिंपल वो है कि मेरा टीडीएस आप काट चुके थे, मान लो कि ये पेई है, पेई का टीडीएस टैक्स डिडक्शन, यानी मैं टैक्स लिखता हूं, टैक्स डिडक्टेड बाय पेयर, पेयर काटेगा बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। उसने गवर्नमेंट को भरा नहीं, अभी उसने गवर्नमेंट को भरा नहीं तो क्या मेरे से ये टैक्स वसूल किया जाएगा पेई से? नहीं, नहीं, क्योंकि वो उससे करना है, गवर्नमेंट ने उसको एजेंट बनाया ना, अब उसने मेरा तो टैक्स काट लिया, अगर मेरे पास ये प्रूफ है कि ही हैज डिडक्टेड टैक्स सोर्स, तो मेरे से गवर्नमेंट वसूल नहीं कर सकता, गवर्नमेंट को पेयर से ही वसूल करना पड़ेगा। तो वो लिखा है कि वेयर टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर द असेसी, असेसी यानी पेई, shall not be called upon to pay the tax himself to the extent to which tax has been deducted from that income. अगर मैं प्रूव करता हूँ कि मेरे डिडक्शन हो चुका है, मेरा इतना पैसा जा चुका है, तो फिर गवर्नमेंट मेरे से उसका रिकवरी नहीं कर सकता दोबारा। देन रिक्वायरमेंट टू फर्निश पैन, ये अपन हर सेक्शन में देखते आ रहे थे, बहुत सारी जगह पे मैंने बताया कि अगर सामने वाला पैन नंबर आपको डिस्क्लोज नहीं करेगा, पेई जो है उसका जोक भी बताया था मैंने आपको कि ये पेयर है और ये पेई होता है। अब नॉर्मल रेट ऑफ टीडीएस जो होता है वो जो भी है 1%, 2%, 5%, 10%, अलग अलग रेट्स है, लेकिन ये कब लगेगा? जब पेई पेयर को अपना पैन नंबर डिस्क्लोज करेगा। तो कुछ अपना पैन कार्ड रहता है ना, उसके कॉपी निकाल के उसको दे दो।
अगर नहीं दिया पेई ने, तो फिर यहां लिखा है इस सेक्शन में कि ये 1 2 5 10% से नहीं, फिर ये टीडीएस काटेगा एट द रेट ऑफ 20%, एनहांस्ड रेट ऑफ टीडीएस। 20% से टीडीएस कटेगा, 20% या नॉर्मल रेट विच एवर इज हायर। यानी अगर नॉर्मल रेट ही 30 है तो वो यहाँ पे 20 नहीं हो जाएगा, 30 विल रिमेन 30। लेकिन अगर नॉर्मल रेट कम है, देखो 1 5 10 2, तो ये कितना हो जाएगा 20। कब? अगर ये पैन नंबर डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो मैंने बताया था ना कि एवरी पेई हैज टू फर्स्ट गो टू दी इनकम टैक्स ऑफिस एंड गेट पैन नंबर लो 139A के अंदर एप्लीकेशन करके, और फिर पान खाने के बाद पेयर लोगों के ऊपर जा करके थूकना है, यानी पेयर लोगों को अपना पैन डिस्क्लोज करना है। नहीं करोगे तो वो तुम्हारा टैक्स नॉर्मल रेट या 20% विच एवर इज हायर से काट लेंगे। तो वो नीचे दिया देखो, एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सम ऑफ इनकम और अमाउंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल शैल फर्निश हिज पैन। तो ये पर्सन कौन है? पेई। Payee has to furnish his PAN to the person responsible for deducting such tax in a payer, failing which tax shall be deducted at the higher of the following rates, namely the rate specified under the relevant provision of the Act, यानी जो एक्ट में लिखा है 215%, or the rates in force यानी as per the Finance Act Part 2 of Schedule 1, या फिर 20%। तो रेट स्पेसिफाइड या रेट्स इन फोर्स, ये दो क्या है कि कुछ रेट्स सेक्शन के अंदर ही नोटिफाइड है, कुछ रेट्स फाइनेंस एक्ट से देखने पड़ते हैं। तो वो रेट देखेंगे, दोनों में से कोई भी एक जो भी होगा उसको कंपेयर करेंगे 20 से, और टीडीएस काटेंगे विच एवर इज हायर। और यहां पे लिखा है कि फॉर्म 15G शैल नॉट बी वैलिड अनलेस द पर्सन फर्निशेस हिज पैन। सामने वाले ने अपने को 15G दिया लेकिन पैन नंबर डिस्क्लोज नहीं किया, तो अपन उसका 20% से टीडीएस काटेंगे। देन इन केस एनी डिक्लेरेशन बिकम्स इनवैलिड अंडर सबसेक्शन 2, ये 15G इनवैलिड हो जाएगा। 15G क्या है? डिक्लेरेशन दैट माय इनकम इज गोइंग टू बी लेस देन 250, प्लीज डोंट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। ये वो वाला एप्लीकेशन 15G 15H सीनियर 15H जो कहते हैं कि मेरा इनकम 2.5 लाख से कम होने वाला है, प्लीज डोंट डिडक्ट माय टैक्स, ऐसा कहता है ना। लेकिन ये भी वैलिड तभी रहेगा जब उसका पैन नंबर रहेगा, सो ही हैज टू डिस्क्लोज हिज पैन। अगर वो पैन डिस्क्लोज नहीं करेगा तो फिर वो 15G कोई काम का नहीं है। देन इन केस ऑफ डिक्लेरेशन बिकमिंग इनवैलिड अंडर 2, the deductor shall deduct tax at source in accordance with subsection 1 यानी कि 20% या normal whichever is higher. Then no certificate shall be granted on the basis of form 13 unless the application contains PAN. 13 जो रहता है ना lesser deduction of tax at source वाला फॉर्म, जो AO के पास जाते हो तुम, AO को एप्लीकेशन देते हो कि प्लीज मेरे को सर्टिफिकेट दो फॉर लेसर डिडक्शन, तो AO कहेगा पहले पैन नंबर दो तुम्हारा, पैन नंबर के बिना तुमको सर्टिफिकेट नहीं दी जाएगी। Then deductee shall furnish his PAN to the deductor and both shall indicate the same in all the correspondences, bills, vouchers, documents, etc. सब जगह पैन नंबर का डिस्क्लोजर रहना जरूरी है। Then where the PAN provided to the deductor is invalid or does not belong to the deductee, अगर डिडक्टी ने गलत पैन नंबर दिया या उसके पास पैन नंबर है ही नहीं या इनवैलिड है, then what will happen? It shall be deemed that deductee has not furnished his PAN. यानी फिर consequences वही होंगे कि 20% TDS लगेगा। फिर आगे लिखता है the provisions of this section shall not apply to a non-resident not being a company or a foreign company in respect of payment of interest on long-term bonds as referred to under 194 LC। तो LC में जो मेंशन है ना 194 LC में 5% है, तो वहां पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे नॉन रेसिडेंट लोग हैं। नॉन रेसिडेंट लोगों के पास इंडिया में पैन नंबर शायद हो शायद ना भी हो। इन्वेस्टर्स कौन है? नॉन रेसिडेंट्स, तो उनके पास हो सकता है पैन नंबर हो सकता है ना भी हो, तो वो बेचारे डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो उनका TDS क्या 20% से काट लेंगे,
नहीं नहीं नहीं, वो एक्सेप्शन में। सो 194 LC विल नॉट कम अंडर 206 एंड एनी अदर पेमेंट सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट और भी एक्सेप्शंस इस सेक्शन के दे सकता है। जिसमें एक एग्जांपल देखो अगले पेज पे दिया है, रिलैक्सेशन फ्रॉम डिडक्शन ऑफ टैक्स एट हायर रेट। तो वहां पावर है ना गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन देने का, तो देखो ये दिया है उन्होंने। CBDT has wide the notification inserted 37 BC to provide that the provisions of 206AA shall not apply to a non-corporate, non-resident or to a foreign company not having PAN in respect of payments in the nature of interest, royalty, fees for technical services and payments on transfer of any capital asset if the deductee furnishes the following details and documents to the deductor। तो ठीक है उसके पास पैन नंबर नहीं है, लेकिन अगर वो ये डिटेल्स अगर दे देता है तो फिर अपन 20% से TDS नहीं काटेंगे। नॉन रेसिडेंट आदमी क्या डिटेल्स देता है? नेम, ईमेल, ID, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस इन द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी अदरवाइज आउटसाइड इंडिया ऑफ विच द डिडक्टी इज अ रेसिडेंट, उसके कंट्री का एड्रेस, देन सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग रेसिडेंट इन एनी कंट्री or specified territory outside India from the government of that country or territory if the law of that country or territory provides for issuance of such certificate। यानी वो वहां का रेसिडेंट है उस कंट्री का, उसका वहां के गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेकर आओ। देन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ डिडक्टी इन दैट कंट्री। उस कंट्री में भी इनकम टैक्स लॉज होंगे ना, तो जैसे अपने यहाँ पैन है वैसे वहां का कोई पैन होगा, कोई नंबर होगा, कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। नॉर्मली वहां पे यूएस वगैरह में उसको टिन कहते हैं, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो लेकर आओ, वो दो। एंड इन केस नो सच नंबर इज अवेलेबल देन अ यूनिक नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिडक्टी इज आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री और टेरिटरी। ठीक है, टिन नंबर नहीं है तो और तो कुछ होगा जिससे तुम आइडेंटिफाई होते होंगे वहां, जैसे यूएस में सोशल सिक्योरिटी नंबर है, कुछ तो होगा, जैसे अपने यहाँ आधार कार्ड नंबर है, कुछ तो होगा वहां, वो नंबर लाओ।